पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ दिस। एक लंबे अरसे के बाद कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं और कुछ निजी काम, इसके बाद हम लोग आज क्रिसमस का दिन है। आप सभी को शुभकामनाएं। अजीत द्विवेदी शो की शुरुआत कर रहे हैं शाम को 7:30 बजे, जिसका इंतजार आप करते हैं। बिहार के दर्शकों, बिहार की राजनीति को समझते हैं इस शो के माध्यम से। और बिहार में इन दिनों बहुत कुछ हुआ है। चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ही हम अपने काम में लग गए थे, पारिवारिक काम में लग गए थे, घर में शादी विवाह था। तो देखिए, आज से इस कार्यक्रम को निरंतर और नियमित तौर पर करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली से अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, इधर के दिनों में दर्शकों ने बहुत मिस किया है आपको, और हमें लगातार इस बात का संदेश और संवाद मिलता रहा कब से प्रारंभ कर रहे हैं। तो लगा चलिए आज बड़ा दिन है, क्रिसमस का दिन है, आज ही प्रारंभ करते हैं। और बिहार में इधर खासकर बीजेपी की ओर से आपने देखा ही बहुत हलचल है। वह बीजेपी जो बिहार को नेता नहीं दे पा रही थी, उस बीजेपी ने देश को बिहार से नेता दे दिया है। नितिन नवीन, क्या संदेश आ गया। देखिए, बिहार के लोग बहुत खुश हैं, बिहार के लोग गौरवान्वित हैं, लेकिन दिल्ली में और भी हलचल है। देखिए, संजय सरावगी इसके तुरंत बाद बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बदले गए। आपने देखा ही, हमने भी देखा किस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर बने और इसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। देखिए, आगे 2026 में नीतीश कुमार क्या करेंगे, निशांत को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं, राज्यसभा को लेकर अब से क्यास लगाए जा रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में हलचल है। उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक उनके संपर्क में हैं, उनके साथ हैं या नहीं है, इसे लेकर कई खबरें चलती रहती हैं। कल रात उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के साथ भोज का आयोजन भी किया था। मैं नहीं था, मैं बंगाल में था, मैं नहीं जा पाया था। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं बीजेपी की हलचल। बीजेपी क्या सोच रही है बिहार में, क्योंकि बहुत तेज बीजेपी के सपने में है कि आगे बिहार अपना है। आज न तो कल बिहार में अपना ही होगा। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप ही को लोग नहीं पूछ रहे थे, हमको दर्जनों फोन आए, लोगों ने फोन किए, मैसेजेज किए कि ज्ञानेश्वर जी के साथ आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा है, ज्ञानेश्वर जी भी नहीं दिख रहे हैं। हमने फिर हम लोगों को बताते समझाते थे। जो लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं वो तो जानते थे कि बिटिया की शादी है और आप उसमें व्यस्त हैं। बिल्कुल और फिर हमारे भी परिवार का ही मामला है, वो तो हम लोग कैसे अलग होते। बिल्कुल। तो खैर, अब हम लोगों ने आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन से शुरू कर रहे हैं। और जो जो सबसे बड़ा घटनाक्रम हुआ, हम लोग उसके बाद बातचीत हम लोग की नहीं हुई थी, तो हम लोग उसी से बात शुरू करते हैं बिल्कुल। कि देश को नेता दिया बिहार से, ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। एक राष्ट्रीय चैनल पर हमसे उस दिन पूछा गया था कि आपका पहला रिएक्शन क्या था। हमने कहा कि हमारा पहला रिएक्शन गर्व का था, खुशी का था। कोई पार्टी नहीं देती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी नहीं देती है बिहार से नेता। कोई पार्टी नहीं देती है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। बताइए, आजादी के बाद कांग्रेस का कौन आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है, बिहार से हो रहा हो जो, या सरकार बन रही है तो कौन व्यक्ति, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी, सब कह रहे हैं सरकार बन रही है, कौन पार्टी हमारा प्रधानमंत्री बना रही है, कौन हमारा गृह मंत्री बना रहा है, कोई नहीं बनाता। आप कैसे चुप गए थे या कहने वो कि सब आदमी को कैसे? पता है, हम लोग को। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो रक्षा मंत्री हुए थे तो कितने कितने महान रक्षा मंत्री हुए थे, ये भी सारा सब इतिहास में दर्ज है। जिस बिहारी को आपने मौका दिया उसने ऐसा परफॉर्म किया कि उसकी मिसाल बनी, लेकिन आप मौका नहीं देते हैं। शायद ही कोई आदमी हो, यशवंत सिन्हा हुए जो वित्त और विदेश दोनों मंत्री रहे, नहीं तो कौन हमारे यहाँ से ना कोई वित्त मंत्री बनता है, ना विदेश मंत्री बनता है, ना गृह मंत्री बनता है, ना पार्टियों में कोई बड़ा नेता बनता है, नहीं बनता है हमारे यहाँ से। ये बनाया गया तो ये हमारे लिए, हर बिहारी के लिए गर्व की बात थी। देखिए, बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो कहते थे कि अरे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो हमारा रिएक्शन ये होता था कि हम नितिन नवीन को जानते हैं, इसलिए हमारा ये रिएक्शन है। आप किसी तमिलनाडु के आदमी से पूछिए तो वो नहीं जानता है, तो वो यही जानेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े नेता को, बहुत बड़े और मजबूत नेता को बनाया है। हम मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका 20 साल का अनुभव है, लगभग 20 साल का एमएलए का अनुभव है, और पार्टी के लिए संगठन का भी काम वो कर चुके हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि घर के व्यक्ति हैं, तो घर के व्यक्ति हम लोग समझते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अच्छा, ये तो अभी विधायक ही थे, मंत्री थे। लेकिन कर्नाटक के आदमी के लिए, मध्य प्रदेश के आदमी के लिए ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जेपी नड्डा थे या उसके पहले नितिन गडकरी थे।
जी। जब नितिन गडकरी को दिल्ली ले आया गया था ज्ञानेश्वर जी, तो आप जानते थे उनको, चूंकि हम लोग राजनीति के कवर करने के काम में, जो नहीं जानता था बिहार का आदमी क्या जानता था नितिन गडकरी को, कुछ भी नहीं जानता था। बिल्कुल। महाराष्ट्र के लोग नितिन गडकरी को जानते थे, क्योंकि नितिन जी। गडकरी महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे या महाराष्ट्र सरकार के मंत्री थे। हम्म। बिहार का आदमी, झारखंड का आदमी नहीं जानता था उनको। सही वैसे बात। ही नितिन गडकरी को हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र का आदमी क्या जानता है? महाराष्ट्र का आदमी तो ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मजबूत कार्यकर्ता को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो बिल्कुल। इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से कर रही है, उस प्रयोग का एक हिस्सा है नितिन नवीन की। जिस तरह से नितिन गडकरी को महाराष्ट्र से ले आकर के अध्यक्ष बनाया गया, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आए, राष्ट्रीय महासचिव हुए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, अमित शाह आए, राष्ट्रीय महासचिव हुए और उसके तुरंत बाद अध्यक्ष हुए, वैसे ही नितिन नवीन आए, प्रभारी महासचिव तो थे ही, वो प्रभारी के तौर पर वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे, सिक्किम में काम कर चुके थे, तो वो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी बात इसमें ये महत्वपूर्ण जो मैसेजिंग है, दो मैसेज है। एक तो जनरेशनल शिफ्ट का मैसेज है कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया, बिहार के लिहाज से तो बड़ी बात है ही, बिहार की राजनीति में भी पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया, राष्ट्रीय राजनीति में भी पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मैसेज दिया ज्ञानेश्वर जी कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता, साधारण बैकग्राउंड से आया हुआ एक विधायक, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज है जो बाकी पार्टियों के लिए, तमाम प्रादेशिक पार्टियों के लिए। भाई, राष्ट्रीय जनता दल में तो पद आरक्षित है कि तेजस्वी लालू यादव अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। याद कीजिए अजीत जी, जब हम लोग बिहार में भविष्य के नेता की तलाश कर रहे थे कार्यक्रम में, और हम लोगों ने चर्चा की थी कि 50 से नीचे कौन, तो बीजेपी में हम लोगों ने 2 के नाम लिए थे, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा। तो देखिए, नितिन नवीन तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और अब अध्यक्ष ही बन जाएंगे, यह बात तय है। तो जो आपने कहा जनरेशनल चेंजेस, जो वो तो आ गया ना, बिल्कुल आ गया। ये तीसरी पीढ़ी आ गई। देखिए, ये कौन पार्टी, हर पार्टी को इसे सबक लेना चाहिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी पीढ़ी उतार दी। अभी पहली पीढ़ी सक्रिय है। पहली पीढ़ी में हम उन नेताओं को रखते हैं जिन नेताओं का आशीर्वाद लेने नितिन नवीन उनके घर गए। जैसे वो मुरली मनोहर जोशी के घर गए, वो राजनाथ सिंह के घर गए, वो नितिन गडकरी के घर गए, इन तमाम लोगों के घर गए। वो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटे तो उनसे भी मिलने गए। तो ये पहली पीढ़ी हो गई, जो पीढ़ी अभी सक्रिय है। दूसरी पीढ़ी वो हुई जिस पीढ़ी ने सीढ़ियों पर खड़े होकर के नितिन नवीन का स्वागत किया, जिसमें अमित शाह भी थे और जेपी नड्डा भी थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे। ये बीजेपी की दूसरी पीढ़ी है जिसको, जो अभी कमान संभालेगी। और उसके बाद एक तीसरी पीढ़ी आ गई नितिन नवीन के रूप में। इस तीसरी पीढ़ी के नेता तैयार हो रहे हैं। आप देखिए कितनी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी ने ये राजनीति की नितिन नवीन को ले आकर के उनकी उम्र के आसपास के तमाम लोग, आगे 20 साल का परिदृश्य आप ध्यान करिए। नितिन नवीन होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे, परवेश साहिब सिंह वर्मा होंगे, तेजस्वी सूर्या होंगे, ये तमाम लीडरशिप बीजेपी अपना तैयार कर चुकी है, जो सब 45 से 50 के बीच के हैं। और ये लोग आगे मोहन यादव हो, भजन लाल शर्मा हो, ये तमाम मोहन चरण मांझी हो, ये सब नया नेता जो आगे जाकर के 20 साल तक, 25 साल तक बीजेपी की राजनीति को आगे ले जाएंगे। तो ये हर पार्टी को सीखना चाहिए है कि किस तरह से लीडरशिप तैयार की जाती है। भाई, अमित शाह जब आए, आज देखिए ना, आज चाणक्य कहे जाते हैं सबसे पावरफुल लीडर है, लेकिन 14 में जब आके उत्तर प्रदेश के महासचिव बनाए गए तो ऐसा थोड़ा था कि बिहार का आदमी जानता था उनके बारे में। भाई, नेता तो ऐसे तैयार हुए ना, उस समय क्या उनकी उम्र थी? 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे। वो किस्सा भी याद है, बिहार के लोग जानते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने जब गुप्त प्रवास पर अमित शाह बिहार में रह रहे थे, पटना में रह रहे थे, तो सुशील कुमार मोदी ने अमित शाह से मिलने से इनकार कर दिया था कि अमित शाह से क्या मिलना है। और तब सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के सबसे बड़े पैरोकार थे और कह रहे थे कि पीएम मटेरियल है, तो अमित शाह से मिलने से नकार दिया था, इनकार किया था सुशील मोदी ने। बिल्कुल। तो और ये कई लोग इसी अंदाज में देखते थे, जो जान रहा है वो इसी अंदाज में देखता था, तो वो उसी अंदाज में देख रहा होगा अभी नितिन नवीन को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ऐसे ही देखिए, एक बड़े नेता थे, बहुत बड़े, हम नाम नहीं लेंगे, वो बार बार कहते थे मीटिंग्स में अपने कि अमित को हमने काउंसलर का टिकट दिया था। भाई, हर आदमी ऐसे ही शुरू करता है, काउंसलर से शुरू करता है, विधायक से शुरू करता है, पार्टी कार्यकर्ता से शुरू करता है, लेकिन वो कहाँ पहुंचा ये देखने की बात होती है। वो नेता जहां थे वहीं रह गए और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री हो गए, सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले नेता बन गए। तो ये व्यक्ति अपनी
भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है अपने नेताओं में, और उसके बाद वो नेता परफॉर्म करके दिखाता है। वैसा ही भरोसा, वैसी ही ऑथोरिटी नितिन नवीन की बनेगी। और ये पहले दिन से शुरू हो गया। किसी नेता के लिए आज तक आपने देखा था नरेंद्र मोदी को छोड़ करके किसी नेता के लिए अमित शाह खड़े रहे हो, इंतजार कर रहे हो? अमित शाह नितिन नवीन के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। और वहां ऐसा अनुशासन है, संगठन की ऐसी ताकत है, ऐसा फॉर्मेशन है, ऐसी संरचना है कि नितिन नवीन सर्वोच्च नेता हो जाएंगे। और अब आगे जिस दिन भी आप देखिएगा, हम एक बात कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, टिकट तय करने के लिए सीईसी की बैठक होगी या संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, और आप देखेंगे कि सामने टेबल के सिरे पर अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ बैठे होंगे नितिन नवीन, और बाकी सारे नेता बगल में बैठे होंगे उनके। बिल्कुल बिल्कुल वो जो तस्वीर बनेगी उससे अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी, और ऐसी अथॉरिटी स्टैब्लिश होगी कि एक बड़े सम्मानित देश के नेता के तौर पर नितिन नवीन को जाना जाएगा। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, बिहार के लिए भी है। और वो अच्छा परफॉर्म करे, एक अच्छे नेता के तौर पर उनकी छवि बने। हम लोग इसकी शुभकामना दे रहे हैं। आगे उनकी परीक्षा होगी, पश्चिम बंगाल में होगी, असम में होगी, तमिलनाडु में होगी, केरल में होगी, पुडुचेरी में होगी। वो अपने को साबित करे, उससे नेता बनता है। कोई किसी का बेटा है या किसी ने कोई पद दे दिया उससे नेता नहीं बनते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक बड़ा मुकाम था। 6 साल से जेपी नड्डा थे, वहां नितिन नवीन आ गए। अब इससे बिहार की भी राजनीति बदलेगी ज्ञानेश्वर जी, केंद्र की भी राजनीति बदलेगी। बिहार में भी कैबिनेट का रिसफल होगा, बिहार में भी कैबिनेट का होगा, देश में भी कैबिनेट का रिसफल होगा। देश के एक मंत्री जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सचिव बने हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। बिहार के एक मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो सब जगह खाली हो रही है, और वो उस पर हम लोगों को नजर रखने की जरूरत है कि ये जो चेंजेज होंगे, जो आपने कहा कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, ये देखने की बात होगी। क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, कैसे बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी। ये जो 14 जनवरी को ज्ञानेश्वर जी, दही चूड़ा के बाद बिहार की राजनीति हमेशा बदलती है, हम लोग चर्चा करते हैं हरदम। भाई जब दही चूड़ा का भोज होता है उसके बाद बिहार में राजनीति बदलती है। तो इस बार क्या भी दही चूड़ा का भोज साधारण नहीं होगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करेंगे। अब दही चूड़ा का भोज करते हैं कि नहीं करते हैं, दिल्ली में करते हैं या पटना में करते हैं, और नीतीश कुमार के यहाँ तो होता ही है। तो ये उस भोज के बाद जो सूर्य उत्तरायण होंगे, तो बिहार की राजनीति में भी कुछ चेंजेज होने हैं, तो देश की राजनीति में भी कुछ चेंजेज होने हैं। क्या चेंजेस देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में? किस चेंजेस को आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए, मतलब नितिन नवीन चले गए दिल्ली, और सम्राट चौधरी कमान संभाले हुए हैं, और नीतीश कुमार इस कड़ाके की ठंड में भी अपने को सुस्त नहीं दिखाना चाहते हैं। अधिकारी पीछे पीछे चल रहे हैं, नीतीश कुमार आगे आगे चल रहे हैं। और राजनीतिक फैसले, देखिए, गलतियां और विवाद तो कुछ हो ही जाती है, विवाद हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक फैसले नीतीश कुमार सड़े हुए कदमों से ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे रोज मतलब सिगुफे सामने आ जाते हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर, निशान को लेकर और सत्ता को लेकर। तो बिहार की राजनीति को किस रूप में देख रहे हैं दही चूड़ा के बाद आप? देखिए, एक तो कैबिनेट का रिसफल होगा। उस कैबिनेट रिसफल से एक तस्वीर सामने आएगी कि एक तो भारतीय जनता पार्टी किसको आगे करती है, नितिन नवीन की जगह लेने के लिए कौन आता है। नितिन नवीन राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा का चुनाव है अप्रैल में, तो वो राज्यसभा जाते हैं, तो उससे भी बहुत गणित बदलेगा। देखिए, बीजेपी के 2 एलआई पार्टनर एक राज्यसभा के लिए इंतजार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी राज्यसभा खत्म होना है, और लोक जनशक्ति पार्टी को भी इंतजार है। 5 में से 3 राज्यसभा बीजेपी को मिलेगी, और एक नितिन नवीन भी है। तो क्या उसको किस तरह से बीजेपी साधती है? आपको ध्यान है कि पिछली बार का भी दोनों लोकसभा चुनाव के बाद जब दोनों राज्यसभा खाली हुई, तो वो दोनों बीजेपी को मिली, जिसमें बीजेपी ने अपने कोटे से मनन मिश्रा को भेजा और अपने ही कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा। तो अब उसको कैसे एडजस्ट करती है, उस सहयोगी पार्टियों की राजनीति को। मंत्री जो नीतीश कुमार ने मंत्री पद खाली रखे, उनके कोटे में हमको जहां तक जानकारी है, आप करेक्ट करेंगे, 7 मंत्री पद और हैं उनके, जो उनके कोटे का है। तो वो किसको मंत्री बनाते हैं? बिल्कुल। क्या कोई सरप्राइज देखने को मिलता है? क्या जो पिंटू यादव या आईपी गुप्ता की चर्चा हो रही थी, ऐसा कुछ होता है क्या? अगले सूर्य के उत्तरायण होने पर वो लोग सरकार में कोई आता है क्या? किसी से बात होती है, बनती है किसी से? उसको बीजेपी कैसे लेती है? बीजेपी अपने तरफ ले आती है या नीतीश कुमार ले जाते हैं? ये सब कयास है। राजनीति जो है, देखिए, वो हम लोग बार बार कहते हैं कि जो हम हरदम जो यूसुफी साहब वाली, पाकिस्तान के जो मुश्ताक अहमद यूसुफी थे, उनकी बात को दोहराते हैं कि उन्होंने कहा था कि इस मुल्क की अफवाहों की एक खास बात यह है कि वो अक्सर सही साबित हो जाती हैं। बिल्कुल, तो वो जो चर्चाएं चल रही हैं, उनको अफवाह अटकल अभी कह सकते हैं, लेकिन उसका ठोस आधार है।
सबसे बड़ी पार्टी हो जाए या बीजेपी बनी रहे। देखिए पिछले विधानसभा में भी ये खेल हुआ था कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, लेकिन उसको और मजबूती देने के लिए जब नीतीश कुमार साथ गए तो लोग उनसे वैसे ही पार्टी के 4 एमएलए आए और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। ये लोग कहते थे कि उसमें बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही थी कि वो चारों विधायक आरजेडी में गए। तो वो उस तरह का खेल कुछ होगा क्या, नए लोग आएंगे, सरप्राइज होगा। तो दो चीजें हमको दिख रही हैं। अभी देखिए सत्ता परिवर्तन की तो अभी नहीं संभावना है, क्योंकि जेडीयू न छोड़ने के मूड में है और न भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती हथियाने के मूड में। ये नहीं स्थिति है। अभी भारतीय जनता पार्टी सद्भाव नहीं बिगाड़ना चाहती है और हमको लगता है कि वो सद्भाव अभी रहेगा। 5 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो वो सद्भाव बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है और जो जाति है नीतीश कुमार की जाति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। भाई जब जो राजनीति बिहार में है वही राजनीति आपको उत्तर प्रदेश में करनी है, लेकिन बिहार में आपके पास चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं है। बिल्कुल। चेहरे का मतलब आपके पास जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आपने गैर यादव पिछड़ी जाति का बना रखा है तो आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी सीमा है कि आपने अगली जाति का आपका मुख्यमंत्री है और ऐसा मुख्यमंत्री है कि उनके आगे किसी उप मुख्यमंत्री और किसी प्रदेश अध्यक्ष संगठन का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इतना पावरफुल देश में ही प्रधानमंत्री के आगे फिर क्या किसी मंत्री का हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे। तो वैसे मुख्यमंत्री है वहां वो। तो उसके हिसाब से आपको जो गैर यादव पिछड़ी जातियों को एकजुट करना है और उसमें दो ही सबसे महत्वपूर्ण जाति है, कोयरी और कुर्मी की, और लोध एक तीसरी जाति है। लेकिन लोध का रुझान हम लोग जानते हैं कि कल्याण सिंह के टाइम से, उमा भारती के समय से एक स्वाभाविक रुझान उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो कोयरी कुर्मी दोनों वोट लगभग उतना ही है जितना यादव का वोट है। वो और उसके बिना कोई राजनीति नहीं सजती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लग चुका है ज्ञानेश्वर जी। जो पीडीए बनाया अखिलेश यादव ने, उस पीडीए काम कर गया। उनका पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कार्ड चल गया, पिछड़ा में वो कामयाब हो गए गैर यादव पिछड़ों को लाने में भी। तो ये बहुत आपने बात ठीक जरूरी बात कही कि वो नीतीश कुमार की भी उपयोगिता है, पंकज चौधरी की भी उपयोगिता है और केशव प्रसाद मौर्य की भी उपयोगिता है, अनुप्रिया पटेल की भी उपयोगिता है, क्योंकि 10% 12% वोट आपको साधना है उसके जरिए। तो इसलिए कहा हमने कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि हम छीन रहे हैं सत्ता नीतीश कुमार के हाथों अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सहज रूप से नीतीश कुमार के सद्भाव से चेंज हो जाए वो अलग चीज है, वो होना है चेंज, हम लोग को पता है। इस विधानसभा में ही वो चेंज होगा। टाइमिंग की बात है, कब टाइमिंग आएगा। तो अभी की जो स्थिति, अच्छा आपने कहा कि नीतीश कुमार लगातार दौड़ रहे हैं, वो लगातार दौड़ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री से भी आकर के मिल के गए और हमको एक व्यक्ति ने कहा, किस्सा सुनाया कि वो इतने अलर्ट थे कि जो कार्यकर्ता उनसे मिलने आए उन कार्यकर्ताओं तक वो पहचान ले रहे थे कि भाई ये आए हैं फला जगह से आए। कार्यकर्ताओं से भी मिले, वो प्रधानमंत्री को मिले तो बड़े, हम लोगों ने देखा, तस्वीरें देखी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो लगे कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अमित शाह से भी मिले और बाजाबता राजनीति और सरकार दोनों की बात करके गए कि आपको ये बात हुई है कि इस बार जो घोषणा पत्र है वो एनडीए का घोषणा पत्र है और उस एनडीए के घोषणा पत्र को कैसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ये बात डिस्कस करके गए हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। तो इसका मतलब कि वो मैसेज दे रहे, भारतीय जनता पार्टी मैसेज दे रही है। और आज हमने देखा, भले राजनीतिक लाइन थी, लेकिन पप्पू यादव का एक हमने एक्स पर एक उन्होंने पोस्ट पढ़ा, उन्होंने लिखा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नीतीश कुमार रहेंगे। तो ये बात एक्सैजरेटेड नहीं है, ये बात सही है कि वो जब तक चाहेंगे सक्रिय रहेंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम रहेंगे, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी उनसे छीनने नहीं जा रही है। तो उस मुकाम पर उस सेक्टर में अभी बदलाव हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ मैसेज तो मंत्रिमंडल के फेरबदल से, मंत्रिमंडल के विस्तार से पता चलेगा। कुछ राज्यसभा में कौन जा रहा है उससे भी पता चलेगा। आरजेडी मतलब जेडीयू बीजेपी किस तरह से दोनों मिल करके काट करते हैं। देखिए नीतीश कुमार के कोटे के राजपूत राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश, अगर रिटायर होते हैं हरिवंश जी तो जेडीयू ही भेजती है या भारतीय जनता पार्टी भेज करके भरपाई करती है। बिल्कुल। पवन सिंह के जाने की बात अगर चल रही है तो 5 में से 2 राजपूत तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब बीजेपी भरपाई करेगी हरिवंश के कोटे की और जेडीयू अपना दूसरे तरह से करेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं इस बारीक बात को, क्योंकि हम लोगों ने विधानसभा में भी देखा, मंत्रिमंडल में भी देखा, टिकट के बंटवारे में भी दोनों पार्टियों ने मिल करके सामाजिक समीकरण बनाए। ये नहीं है कि जेडीयू अपना सामाजिक समीकरण अलग बनाए और बीजेपी अपना सामाजिक समीकरण अलग बनाए, ये नहीं है। दोनों पार्टियां मिल के सामाजिक समीकरण बनाने। तो इसलिए लोकसभा चुनाव, जो राज्यसभा का चुनाव होगा वो, और जो 14 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद
केंद्र में और बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, केंद्र में बिहार से कौन आ रहा है ये भी देखने की बात होगी। केंद्र से कौन आ रहा है बिहार में, और बिहार में कौन कौन लोग मंत्री बन रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसके अगले चरण पर जाएंगे। अभी उन्हीं ये दोनों चीजें हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है, नीतीश कुमार की सक्रियता पर नजर रखने की तो जरूरत देखिए है। सक्रियता, देखिए नीतीश कुमार तो सक्रिय है ही, चुनाव जीतने के बाद थोड़ा आराम भी फरमा सकते थे, और बीजेपी भी सक्रिय है। सम्राट चौधरी भी एक्शन में दिखते हैं क्योंकि आगे बीजेपी का शासन आना है, लेकिन तेजस्वी यादव अभी कहां है बता पाना असंभव है। वहां आरोप लग रहे हैं, कभी नीरज कुमार कह रहे हैं जेडीयू के कि उनके साथ हिस्ट्री सीटर हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है तेजस्वी यादव की ओर से। कई दिनों के बाद आज हमने देखा कि उन्होंने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। तो हार जाने के बाद देखिए, मैं बार बार कहता हूं और बड़े लोग कहते रहे हैं कि कोई लड़ाई आप हार सकते हैं, लेकिन हारने वाला आगे नहीं जीतेगा, यह नहीं है। लेकिन यदि आप मैदान छोड़ देंगे तो सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की सक्रियता दिख रही है, बीजेपी की सक्रियता दिख रही है, ठीक वैसे ही दूसरी ओर पलट कह लें, तेजस्वी यादव बिल्कुल गायब है। तेजस्वी यादव भी गायब है, और पता नहीं प्रशांत किशोर भी कौन सी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। कहा जा रहा है कि दही चूड़ा खत्म होने के बाद वह भी दिखेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव सवाल उठा सकते थे। उन्हें रोज सवाल उठाने का अधिकार जनता ने दिया है। सीटें भले कम है, लेकिन वह नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव यदि विदेश में भी हैं तो उन्हें बिहार से कनेक्ट होना चाहिए था। आज की दुनिया में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप कहीं हैं वहां से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यह विपक्ष के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वह चुप बैठ जाए, खामोश हो जाए। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार कहते हैं, आपके साथ भी बातचीत में कई बार कहे कि जनता सिर्फ सरकार नहीं चुनती है, जनता विपक्ष भी चुनती है। बिल्कुल, जनता विपक्ष भी चुनती है, साथ साथ सरकार के साथ साथ विपक्ष भी चुनती है। और उसने आपको विपक्ष के लिए चुना है और इस बार कमजोर करके चुना है। तो आपको इसका आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसी क्या बात हुई, आपसे क्या गलती हुई राजनीति करने में कि आपको कमजोर विपक्ष के तौर पर चुना गया। इसके पहले 2 बार आप जब 20 में तो आप बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर चुने गए थे। तो 5 साल में राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि आप एक कमजोर विपक्ष के तौर पर बिहार की जनता ने आपको चुना है। उस कमी को दूर करके और आपको एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर काम करना चाहिए। एक दूसरी बात, प्रेरणा के लिए तेजस्वी यादव को कहीं दूर नहीं जाना है। प्रेरणा के तौर पर उनको नीतीश कुमार को देखना है। सिर्फ आपको तो फिर भी 25 सीटें आई हैं, और गठबंधन को आपके 35 सीटें आई हुई हैं। नीतीश कुमार को तो सिर्फ 5 सीट आई थी, 6 सीट आई थी जब वो समता पार्टी बना 1995 में, और अगली बार भी जब आई तो उनको 34 सीट आई, जितनी आज आपके गठबंधन को आई हुई है। मतलब 95 में 6 सीट, 2000 में 34 सीट नीतीश कुमार को आई। और आप जो है अब और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक दिन के लिए मैदान नहीं छोड़ा, वो लगातार राजनीति करते रहे, केंद्र में रहे, बिहार की राजनीति करते रहे, वो लड़ते रहे, जमीन पर एक नैरेटिव सेट करते रहे। उनको अपने इस आइडिया पर भरोसा था ज्ञानेश्वर जी कि हमारे पास एक मंत्र है कि गैर यादव पिछड़ी जाति को एकजुट करना है और उसमें कुछ और वोट जोड़ करके हमको सत्ता हासिल करनी है, और हम हासिल कर सकते हैं। इस पर उनको यकीन था, और इस यकीन ने 15 साल के बाद उनको सत्ता दिलाई। लगता है तेजस्वी यादव, और जबकि तेजस्वी यादव के पास तो अभी भी 38-39% वोट आया, उनको 38% वोट अभी भी आया है। बिल्कुल, इतना वोट है आपके पास, तब आपको क्यों यकीन नहीं है कि आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि अभी इस संसद के इस सत्र में ज्ञानेश्वर जी, महात्मा गांधी नरेगा का जो कानून था उसको खत्म कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो लाइफलाइन थी बिहार के और देश के गांवों की, उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह जयराम जी बिल आ गया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी बिल आ गया। राहुल गांधी जर्मनी में थे, उनको भी होना चाहिए था यहाँ, जिस दिन बहस हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उनको भी सदन में होना चाहिए था। लेकिन वहीं से वो लगातार इस बात को लेकर के अटैक करते रहे, कहते रहे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम बिल वापस करवाएंगे, जैसे कृषि कानून वापस हुए वैसे ये कानून भी वापस हो। इतने बड़े घटनाक्रम पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर रहे हैं, न उनकी पार्टी कुछ कर रही है। बिहार से ज्यादा ग्रामीण इलाका तो देश के किसी राज्य में नहीं है। सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य बिहार है, ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, वहां ग्रामीण लोगों के रोजगार के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट, बिहार जैसा स्टेट गवर्नमेंट, सोचिए ज्ञानेश्वर जी, कहां से पैसा देंगे? आपको 40% हिस्सा देना होगा उस योजना में, जी राम जी बिल में, तो कहां से ले आएंगे? 160 रुपए सरकार दे करके कहेगी कि 40 रुपए आप लगाइए, तो बिहार के पास पैसा है क्या?
तो हम्म। इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इतनी पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, और बिहार के नेता प्रतिपक्ष गायब हैं, जिनको नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बिहार की जनता ने चुना है। और आपने ये ठीक कहा कि गिर जाने से हार नहीं है, जी गिर बिल्कुल। जाने के बाद नहीं उठने से हार है। और हम्म। हमको इस बात को सोच के हमको चिंता होती है कि तेजस्वी यादव की ये पहली हार है हम्म। विधानसभा चुनाव में। इसके पहले उन्होंने हार नहीं देखी थी, उनका सफर जी जीत से शुरू हुआ था। वो बिल्कुल। 2015 में जब जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के लड़े, प्रशांत किशोर उनके लिए रणनीति बना रहे थे, तो जीत से शुरू हुई। 80 सीट, 22 सीट से बीजेपी आरजेडी 80 सीट पहुंच गई, और 26 साल की उम्र में वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शुरू किया। दूसरी बार भी आप 75 सीटें आई, तो आपकी शुरुआत जीत से हुई, दोनों चुनाव आप जीते, ये पहली हार है। और पहली हार से आप इतने लड़खड़ा गए, और नीतीश कुमार लगातार हार रहे थे तब भी डटे हुए थे। तो ये एक बिहार की जनता इतनी राजनीतिक रूप से जागरूक लोग हैं, इस बात को थोड़े ना ऐसा कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, राजनीतिक नहीं, सामाजिक रूप से भी समझदारी की बात कीजिए। देखिए, जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात हुई तो रोहिणी साथ दिखी, बिल्कुल और जब लालू जी का ऑपरेशन कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का हो रहा था बिल्कुल दिल्ली में, तो बिल्कुल बिटिया मिसा साथ दिखी। बात है, हाँ। आप ऐसे मौकों पर भी उपस्थित नहीं होते, और यह जनता समझती है कि आपके घर के भीतर क्या है, हलचल है, और वह ठीक नहीं है। देखिए, ये मामूली बात थी जब रोहिणी ने एक्स पर लिख करके सुरक्षा की मांग की, बेटियों को सुरक्षा दी जाए, बेटियां अपने बिल्कुल। पिता के घर में रह सकें। और जेडीयू ने आगे बढ़ करके तुरंत इस मौके को लपका और कहा कि हम सुरक्षा मुहैया कराने को तैयार हैं। तो आप ये जो नैरेटिव था चुनाव के टाइम, हम लोग लगातार इस पर डिस्कस करते थे ना कि परिवार आपसे नहीं संभल रहा है, परिवार के अंदर फूट हो गई, पार्टी के भीतर आपकी एकजुटता नहीं बन पा रही है, गठबंधन के भीतर एकजुटता नहीं बन पा रही है, और फिर आप कैसे बिहार का चुनाव जीतेंगे? गठबंधन भी तो खराब ही हो गया ना। तो अब उस गठबंधन को ठीक करने के लिए क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, आपने नाराज कर दिया हेमंत सोरेन को। बगल के राज्य में आपकी एक सरकार थी ना, आपके पास है, सरकार आपके पास अभी भी है, वो आप निभा रहे हैं आपके साथ, लेकिन आपने उनको नाराज कर दिया, आपसे 2 सीट देते नहीं बना। अब तो अफसोस हो रहा होगा ना बैठे बैठे। तो नेता तो दूरदृष्टि जिसकी होती है उसी को तो नेता माना जाता है। आप में दूरदृष्टि होती तो आपने 2 सीटें दी होती, उनको 4 सीट भी दिए होते। अगर आपको पता होता कि आप इतनी सीटें लड़ करके और नहीं जीतने वाले हैं, 140 सीट लड़ के 25 जीते, आप 2-4 दिए रहते, क्या पता वो जीत जाते। नहीं भी जीतते तो आपका एक सद्भाव रहता उनके साथ। तो आपने वो सद्भाव खराब किया गठबंधन के लेवल पर। पार्टी के लेवल पर आपके यहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। भाई, उनकी पार्टी के उनके पिताजी के पीए लंबे समय तक रहे ना, विनोद श्रीवास्तव, अच्छे नेता माने जाते हैं, चुनाव भी लड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कायस्थ महासभा के नाम से ही, लेकिन होर्डिंग तो लगा रहे हैं नितिन नवीन का। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। पार्टी के भीतर आपको पार्टी संभालने में, आप पार्टी नहीं संभाल पाए, गठबंधन नहीं संभाल पाए, परिवार नहीं संभाल पाए, और अब नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका मिली है उसको भी आप ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे, तो कैसे राजनीति? जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्तागण रोज दावा कर रहे हैं कि उनके 18 विधायक क्या एनडीए के संपर्क में है। इसका भी ना कोई जवाब है, और इसका भी कोई क्राइसिस मैनेजर नहीं है, नहीं दिख रहा है साफ साफ। देखिए, ये हमको कोई हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो जाए तब, ज्ञानेश्वर जी। अब लालू यादव नहीं है तेजस्वी यादव की, और न उनका लालू यादव टाइप का ऑरा है, न लालू यादव टाइप का उनका जनाधार है, न लालू यादव टाइप की स्ट्रीट स्मार्टनेस है उनके अंदर। देखिए, लालू यादव के भी जब 22 एमएलए थे तो टूटने की कोशिश हुई थी, टूट के सब लोग गए थे और सबको वापस ले आए थे। बिल्कुल, सब लोग वापस आ गए थे। आप याद करिए, इसी तरह से जब पहली बार शरद पवार की पार्टी टूटी थी, जब शरद पवार अपने पावर में होते थे, तो सबको वापस बुला ले आए। 4 दिन के भीतर अजीत पवार को भी, जो उप मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको भी वापस लौटना पड़ा था। लेकिन जब वहीं शरद पवार अशक्त, बीमार ज्यादा हो गए, तो अपनी पार्टी को टूटने से नहीं रोक सके, भतीजा चला गया, नहीं रोक पाए। तो अब लालू यादव जब अपने प्राइम डेज में थे, उन्होंने रोक लिया लोगों को। अब लालू यादव रोक सकते हैं, और तेजस्वी यादव के पास वो ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो रोक ले, अगर ऐसा होता है तो। और वही बात तो शिवानंद तिवारी ने याद दिलाई। तो जो देखिए, इनके समर्थक है सुनील सिंह बिस्कुमान वाले जो चेयरमैन थे, और उदय नारायण चौधरी, जिनके समय में पार्टी टूट रही थी, आरजेडी के विधायकों को तोड़ा जा रहा था, वह बोलने लगे तेजस्वी यादव के पक्ष में। शिवानंद तिवारी ने क्या गलत कहा था? सही कहा था, बिल्कुल, हमने देखा था। देखिए, उनका पोस्ट उनका लिखा, वो ठीक कहा उन्होंने। तो अब ये लोग नहीं रोक सकते हैं अगर ऐसा टूटता। और एक दूसरी बात क्या है कि आजकल का समय ऐसा हो गया है, जो नेता चुन के आए हैं उन नेताओं को देखिए ना, आपको कौन लगता है कि संघर्ष करेगा सड़क पर उतर के? सब आदमी को तो सत्ता की आदत लग गई है ना, कि सत्ता, वो देखते हैं कि सत्ता वाले के साथ क्या चीजें हैं, कैसा उसका पैराफर्नेलिया है, कैसे उसको कलेक्टर और एसपी भाव दे रहे हैं, कैसे वो अपने समर्थकों का काम करा रहा है। अब ये बात सबको समझ में आने लगी है ज्ञानेश्वर जी, कि अगर सत्ता नहीं है तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। आपके पास सत्ता हो तो आप अपने लोगों के काम कराएं, जनता के काम कराएं, और चुनाव जीतें। आपके पास पैसे भी होते हैं, आप तभी पैसे भी होते हैं। हम तो देख रहे हैं कि सत्ता में जो है उसको कितना चंदा मिल रहा है। अभी तो चंदे का आंकड़ा आया
जिसमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए है और कांग्रेस के खाते में 100 करोड़ भी नहीं है। तो जब इतना गैप आ जाएगा, आप अपोजिशन में रहिएगा बहुत दिन तक, आपको चंदा भी नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने के पैसे नहीं होंगे, आपके पास वर्कर नहीं बचेंगे, तो हर विधायक चाहता होगा कि हम सत्ता के साथ जुड़ जाए, जो भी मिले उसके साथ सत्ता में अगर चले गए। तो अगर ये धारणा लोगों में बन गई है तो कैसे रोकिएगा? आप सड़क पर उतर के खुद संघर्ष करें, तभी एक लोगों में उत्साह जगे कि चलो लड़ाई हो रही है, क्या पता इसी से रास्ता बने। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहा ना, परिवार, पार्टी, संगठन, गठबंधन, हर लेवल पर आप विफल हो रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करेंगे तो ये तो फिर मनोबल टूटेगा और आपके लोग इधर उधर भागेंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। ये अगर लालू यादव होते, संघर्ष कर रहे होते तो अलग बात थी। तो ये जो रियल संभावना है, ये जो आप कह रहे हैं, तो ये सब भी 14 जनवरी के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कि 14 जनवरी के बाद, अच्छा, सत्ता जो है वो सत्ता सिर्फ जेडीयू की नहीं है, सत्ता बीजेपी जेडीयू सबकी है। बिल्कुल, कुछ लोग वेट करेंगे कि क्या होता है बंगाल के चुनाव में। मान लीजिए 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी एनडीए बहुत अच्छा कर जाए, तब फिर जो जिसका मन नहीं भी बना होगा वो भी मन बना लेगा। तो इसको रोकने का तरीका यह है कि आप ग्राउंड पर आकर के संघर्ष करिए, आप लड़ाई लड़िए, आप एक नैरेटिव, एजेंडा सेट करिए। आप कोई एजेंडा सेट करेंगे, जो बातें आपने कही थी उन बातों को दोहराएंगे। बड़े वादे किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने, ज्ञानेश्वर जी, अगर नहीं पूरा किया तो जनता के नाराज होने में भी समय नहीं लगता है। और आपके पास 39% वोट की ताकत है, 4-5% वोट की जरूरत है। तो आप आइए, आकर के उस सवाल उठाइए। और कोई नेता जाता है 25 दिन के लिए छुट्टी मनाने, अजीत जी, बिहार का नेता, हाँ, विदेश में, हाँ, कोई नेता जाता है 25 दिन छुट्टी मनाने? अरे भाई, जो बड़े बड़े बिहार के जो बिजनेस टाइकून है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्री है, वो अभी 5 दिन और 10 दिन के लिए जाते हैं। उन्हें बिहार की चिंता सताने लगती है, अपना काम दिखने लगता है कि बिहार में ये काम पीछे पड़ रहा है, और आप राजनीति छोड़कर विदेश में पड़े हुए हैं। तो कैसे होगा? नहीं होगा। ये तो देखिए, ये तो मजाक में कहा, हम वैसी भाषा को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और उनके लिए कहा, अखिलेश यादव के लिए, तो वहीं तो बिहार में भी हो रहा है कि चुनाव हार गए, उसके बाद विदेश भाग गए घूमने। आप भी विदेश चले गए चुनाव हार के। हम उन्होंने जो कहा वो सब नहीं। नितिन नवीन ने बिहार की धरती से ही कहा कि देखिए, ये दोनों पार्ट टाइम नेता हो गए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों। हाँ, तो चलिए, आज से शुरुआत हम लोगों ने, जी बिल्कुल, आज से शुरुआत हम लोगों ने फिर से कर दी है अजीत द्विवेदी शो की। शाम को 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे। आप अपना प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए, समर्थन देते रहिए। बिहार की जानकारी हम और अजीत जी देते रहेंगे। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।